नमस्कार साथियों, मैं मनीष कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर यादवेन स्मार्ट क्लासेस पर, जिस पर आप एसएससी जीडी और रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 12 बज चुके हैं और 12 बजे आपका एक सेशन स्टार्ट होता है जो आपकी जीएस की क्लासेस का होता है, जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चंस में, यानी आज के जो क्वेश्चंस हैं वो आज आपके 6वें नंबर का सेट है। यानी 6वें नंबर का सेट का मतलब ये इससे पहले आपकी 5 क्लासेस हो चुकी हैं। इन 5 क्लासेस में मैंने आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए उन क्वेश्चंस को कराया है जो वास्तव में बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहे हैं। तो एसएससी जीडी के एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में आपको ये क्लासेस रोजाना मिलती रहेंगी, और वो भी आपको सुबह 9 बजे से, जिसमें सुबह 9 बजे आपके बीके सर पढ़ाते हैं। सुबह 9 बजे के बाद में आपको 10 बजे जो क्लास रहती है बीके सर के बाद में, जो बीके सर हिंदी पढ़ाते हैं, उनके बाद में आपकी क्लास जो रहती है वो मैथ्स की रहती है जो यादवेन सर के द्वारा पढ़ाई जाती है। और 12 बजे की जो क्लास होती है वो जीएस की रहती है, जिसमें मैं आपको जीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ पे करा रहा हूँ। ठीक है, तो जितने साथी मेरे साथ में जुड़ रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा, सबसे पहले आपका एक काम है। वो काम क्या है? वो सेशन को शेयर करना है अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, जो आपके साथ में तैयारी कर रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको एसएससी जीडी का एग्जाम निकालना है, जिनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, प्रैक्टिस सेट के अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। आप उनको यहाँ पे शेयर कर दीजिए। शेयर करने के बाद में उनको यहाँ पे इन्वाइट कीजिए। इन्वाइट के बाद में यहाँ पे वो पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद हो सकता है कि उनको क्लासेस अच्छी लगें, और क्लासेस अच्छी लगेंगे तो हो सकता है कि वो आपके जो साथी आपके साथ में यहां पर रोजाना इसी टाइम पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। शिव राजपूत नमस्ते भाई, आदित्य चौधरी नमस्ते, शिखा कुमारी गुड आफ्टरनून। तो अब जो साथी हैं शेयर कर दो। अब शेयर करने के बाद में आपका पहला क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि पढ़ाई के टाइम पे कोई भी चीज़ काम में नहीं आती। कोई भी चीज़ काम में का मतलब है कि जब आप पढ़ाई कर रहे होगे उस टाइम पे आपका माइंड जो होगा वो पढ़ने में होगा, ना कि आपका शेयर करने में। इसलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने आपसे बोल दिया है कि क्लास को शेयर जरूर कर देना, जिससे कि आपको फिर बाद में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, बिल्कुल शिवा राजपूत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें से आपका एक क्वेश्चन है ये, जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम में आ चुका है। ये कौन सी बात आ गई भाई सर? आदित्य चौधरी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपसे कभी बदतमीजी की है क्या इतने दिनों से? तो भाई मेरे को तो ऐसा नहीं लगता है, मेरे को तो कभी ऐसा नहीं लगा है। और फिर जो भी मेरी क्लास में झगड़ा करता है तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करता हूँ भाई। ये क्या, ये इन चीज़ों को छोड़ के सबसे पहले इस पे बात करते हैं। जय हिंद रूबी गौतम। शिवा राजपूत गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं है, अब तो गुड इवनिंग हो चुका, सॉरी गुड इवनिंग भी नहीं है, आपका गुड आफ्टरनून है। तो चलिए, शिव राजपूत ने आंसर दे दिया ए। बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। हूणों पर, हूण जो थे वो मंगोल जाति के थे और बहुत ही जंगली, बहुत ही असभ्य हुआ करते थे। उन पर विजय प्राप्त करने का सबसे पहला श्रेय, एशिया में सबसे पहला श्रेय, मैं इस क्वेश्चन की अलग भी बात करता हूं कि एशिया में ऐसा पहला शासक जिसने हूणों को हराया था उनमें से कौन है? ए है चंद्रगुप्त द्वितीय, बी है कुमारगुप्त प्रथम, सी है आपका स्कंदगुप्त, और डी है भानुगुप्त। तो क्या आंसर होगा? शिव राजपूत और एएसपी बता रहे हैं बी। शिव राजपूत का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। तो मैं बता दूं कि शिव राजपूत और एएसपी दोनों का गलत है, लेकिन एएसपी ने अब बता दिया सी, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त है, ये गुप्त वंश का शासक हुआ करता था, और गुप्त वंश के शासक यानी स्कंदगुप्त ने हूणों को हराया था। अब हूणों को हराया कब था इसने, अगर ये बात पूछी जाए तो 458 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 458 में यहां पर गुप्त वंश के शासक स्कंदगुप्त ने किसको हराया था? वो बंगोल जाति के जो हूण हुआ करते थे उन हूणों को यहां पे हराया था। और ये स्कंदगुप्त ऐसा करने वाला कैसा शासक था? ये पहला शासक था जिसने हूणों को हराया था। यानी ऐसा करने वाला एशिया का पहला शासक, भारत का ही नहीं, एशिया का पहला शासक कौन था? वो था आपका स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त की बात करते हैं तो स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि खुद धारण की थी। तो स्कंदगुप्त को विक्रमादित्य की उपाधि भी मिल चुकी है या फिर धारण की है।
ठीक है, तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, स्कंदगुप्त हो जाएगा। और बात आती है गुप्त वंश की, तो मैं गुप्त वंश के शासक की बात करता हूं, तो स्थापना किसने की या संस्थापक कौन थे? अगर संस्थापक की बात करेंगे तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, उनका नाम क्या था? श्रीगुप्त। तो आंसर आपको मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, इन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए, 5 प्रकार के सोने के सिक्के जारी किए थे, जिसमें आपका धनुष, राजा रानी, छत्र, घुड़सवार और व्याघ्र वधिक नाम से आपके सोने के सिक्के हुआ करते थे। तो अब बात करेंगे आपके अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? सिंधु घाटी जो संस्कृति थी वो वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्यों? अब इसकी बात करते हैं। देखो, पढ़ाई ज़्यादा जरूरी है, तो जो चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें नहीं भी हो रही हैं, मैं उन पर फोकस नहीं कर रहा हूं। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी क्लास में ऐसी कोई बात ना हो जिससे कि मुझे कुछ कहना पड़े। ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं, सभी लोग पढ़ने आते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग आपस में बहस करने लग जाते हैं। और एक और बात, अगर कोई किसी पर कमेंट करता है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी किसी पर अगर कमेंट करता है तो उसका अगर आप आंसर नहीं दोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, क्योंकि ये YouTube है, ये सोशल मीडिया है, और ये सोशल मीडिया पे कोई किसी के आसपास नहीं बैठा है जिससे आप ये कहो कि उसने ये जो इसने बोला ये मेरे साथ में चिपक गया या फिर ये पास में है। कोई किसी को इसमें नहीं जानता है। कोई किसी को अगर नहीं जानता है तो 2-4 बातें अगर इग्नोर भी आ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो बात करते हैं इसकी। तो क्लासेस नॉर्मली जैसी चलती है वैसी चलती रहेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, मैंने बताया था सिंधु घाटी संस्कृति और वैदिक सभ्यता के बीच में क्या भिन्नता है, क्यों? और ऋतु कुमारी ने आंसर दे दिया है डी, शिवा राजपूत ने दिया है डी, एएसपी बता रहे हैं डी। चलो बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसे हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे मैं लिख देता हूं IVC, और वैदिक सभ्यता वैदिक सिविलाइजेशन, जिसे हम कहते हैं BC। ठीक है, IVC और VC में जो फर्क है, सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो कैसी थी? ये नगरी हुआ करती थी। ये कैसी थी? ये नगरी हुआ करती थी। और ये BC यानी वैदिक सभ्यता जो होती थी वो कैसी थी? वो ग्रामीण सभ्यता हुआ करती थी। अगर मैं ग्रामीण सभ्यता इसकी IVC की बात करूं, ये शांति प्रिय समुदाय हुआ करता था मेरी तरह। ठीक है, और दूसरा जो है VC की बात करें, ये युद्ध प्रिय समुदाय हुआ करता था, जैसे आप लोग कमेंट पे युद्ध करते रहते हो, ये आप वैदिक सभ्यता से हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इनका क्या था? इन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को क्या नहीं था? लोहे का ज्ञान नहीं हुआ करता था, या लोहे का अभाव हुआ करता था, और इन्हें लोहे का ज्ञान था। ठीक है, लोहे का यूज भी ये करते थे। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। IVC वाले क्या करते थे? मूर्ति पूजा करते थे। और यहां पे बात करेंगे ये लोग मूर्ति पूजा नहीं करते थे। तो इनके अकॉर्डिंग अगर इसमें देखें तो जो ये आपकी IVC थी ये कैसी थी? ये भाव चित्रात्मक थी, यानी यहां पे जो लिपि लिखी जाती थी वो चित्रलेखी या भाव चित्रात्मक लिखी जाती थी। तो यही बात आती है, इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। बिल्कुल, IVC के पास में विकसित शहरी यानी नगरी वाली बात है, तो शहरी सुविधाएं हुआ करती थी, ये बात सही है। बी कहता है चित्रलेखी, तो मैंने बताया भाव चित्रात्मक, यहां पे जो भाव प्रदर्शित किए जाते थे वो चित्र के माध्यम से किए जाते थे, तो ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था, तो बिल्कुल लोहे के ज्ञान का यहां पे अभाव हुआ करता था, यहां पे लोहे का प्रचलन नहीं होता था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर डी। और जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर डी दिया है बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd क्या कहता है आपसे कि निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन
हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है। तो जो आपकी हड़प्पा संस्कृति थी, जिसके बारे में मैंने बताया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जो शांति प्रिय समुदाय था, लोहे का जैसे लोहे का ज्ञान नहीं था, जिनके पास में लोहे का ज्ञान के अलावा इनकी जो लिपि हुआ करती थी, भाव चित्रात्मक हुआ करती थी, ये नगरी सभ्यता हुआ करती थी, उनके मोहरें हुआ करती थी। उन मोहरों पर इनमें से किसकी आकृति नहीं मिलती थी? तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं, ए कहता है बैल, बी है हाथी, सी है घोड़ा और डी है यहाँ पे भेड़। तो किसकी मोहरें, यहाँ पर मोहरों पे किसका चित्र नहीं हुआ करता था, किसकी आकृति नहीं मिलती थी? शिव राजपूत बता रहे हैं डी, एएसपी बता रहे हैं थर्ड, और आदित्य चौधरी डी आंसर, रूबी गौतम डी। चलिए चलो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति की जो मोहरें हैं, सभी का आंसर ऑप्शन नंबर डी आया है, और इसी के साथ में सभी ने यहां पे भेड़ चाल को अपनाया है। ठीक है, क्योंकि यहां पे आंसर जो होगा, कहते हैं ना भेड़ चाल करना, भेड़ चाल का मतलब एक के पीछे एक, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? भेड़ चाल ना लेके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोड़ा। तो यहां पे भेड़ बकरी के लिए होता है यूज, तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। तो जैसे आपका हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर भेड़, आपका बैल, हाथी, ये सब हुआ करते थे, हाथी, बैल और भेड़ ये हुआ करते थे। अगर सबसे ज्यादा बात की जाएगी तो मोहरों में सबसे ज्यादा जो यूज हुआ करता था वो किसका हुआ करता था, किसकी आकृति हुआ करती थी? वो होती थी बैल की आकृति। और एक और बात कि हड़प्पा, ये जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले लोग थे, ये घोड़े से अनजान थे, ये घोड़े को जानते ही नहीं थे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये इनके पास में मोहरें जो हुआ करती थी, इनमें गाय की आकृति नहीं मिलती है, ऊंट की आकृति नहीं मिलती है, घोड़े की आकृति नहीं मिलती है, शेर की आकृति नहीं मिलती है। तो आपको यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? घोड़ा। लेकिन बैल, हाथी और भेड़ की आकृति यहां पे मिलती है, जिसमें सबसे ज्यादा जो आकृति मिलती है वो बैल की मिलती है। और ये पशुओं का पालन बहुत अच्छे से करते थे, पशुओं को ये पालते भी थे। इन्होंने भेड़ को भी पाला, इन्होंने बकरी को भी पाला, भैंस को भी पाला है, इसके अलावा इन्होंने सूअर को भी पाला। तो यहां पर ये लोग पालते, यानी पशुपालन भी करते थे। हाँ जी, हॉर्स होगा बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? यहां पे एक तरफ दिया गया है आपको स्मारक, और दूसरी तरफ दिए हैं कि इनको किसने बनाया है, स्मारक और बनाने वाले। अब आपको बताना है कि इनमें से क्या आंसर होगा, या फिर क्या है, सही उत्तर का चयन कीजिए, कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, ABCD दिया गया है और इसका मैच करना है कि इनका आंसर क्या होगा 1 2 3 4 से। तो सबसे पहले यहां पे दिया गया ऑप्शन नंबर ए, जिसमें कहा गया अलाई दरवाजा। ठीक है, सबसे पहला है ए, अलाई दरवाजा, जो कहां पर है? ये दिल्ली में है। पूछा गया है कि ये किसने बनवाया था, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली के जो सुल्तान हुआ करते थे, अलाउद्दीन खिलजी, किसके द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। तो वो कौन थे? एक अलाउद्दीन खिलजी, यानी सी का क्या हो जाएगा? ए का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी अलाई दरवाजा क्यों बनाया गया था? तो अलाउद्दीन खिलजी क्या चाहता था कि जो कुतुब मीनार था, इस कुतुब मीनार में जो मस्जिद बनाई गई थी, यानी कुतुब मीनार के परिसर में एक मस्जिद थी जिसका नाम था कुब्बत उल इस्लाम। तो मस्जिद का नाम क्या था? कुब्बत उल इस्लाम। तो कुब्बत उल इस्लाम को चारों तरफ से घेरने के लिए यहां पे दीवारों का या दरवाजों का ये निर्माण कर रहा था, चारों तरफ से घेरने के लिए। लेकिन क्या होता है, अलाई दरवाजा बनाते बनाते ये बाद में क्या हो जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद में केवल एक ही दरवाजा बन पाता है, जिसे हम कहते हैं अलाई दरवाजा, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है बुलंद दरवाजे की। तो बुलंद दरवाजा क्यों बनाया गया था, ये आपको पता है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया गया था। अकबर के द्वारा बनाया गया था। कहां बनाया गया था? फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। इसे दरवाजा ए इज्जत के नाम से भी जानते हैं। क्या? दरवाजा ए इज्जत। तो बी का हमें क्या मिल गया? बी का मिल गया 2। अब 3 और 4 रह गया। तो मोती मस्जिद आगरा की बात करते हैं। तो आगरा की जो मोती मस्जिद है, आगरा की जो मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई? तो आगरा की जो मोती मस्जिद है भाई शाहजहां ने बनवाई, और मोती दिल्ली वाली जो बनवाई वो औरंगजेब ने बनवाई। तो चारों के आंसर तो 1 2 3 4 ही रहे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। और शिव राजपूत, रूबी गौतम और ऋतु कुमारी का आंसर सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर मिल चुका है। अगर पूछा जाए अलाई दरवाजा कब बनाया गया, तो 1311 में बनवाया गया। ठीक है, बुलंद दरवाजे की बात करें तो 1575 में बनवाया गया था। अब अगर बातें हो चुकी हो तो चलो पढ़ लें।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है चोरावाड़ी ग्लेशियर। चोरावाड़ी ग्लेशियर ये कहां पर स्थित है? सामने आपको ऑप्शन दिए गए हैं यमुनोत्री, फिर दिया है गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। तो यहां पे आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन का मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं, उनको पढ़ना होता है, जिसमें से एक टॉपिक आपका ग्लेशियर का रहता है, जिसमें आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। और ग्लेशियर जो होता है वो मैंने कल भी बताया था और आज फिर बताता हूं कि मान लीजिए ये क्या है, ये आपका पहाड़ है और इस पहाड़ पर जब इसके पास में एक ऐसी लाइन जो काल्पनिक रेखा होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्नो लाइन कहते हैं, जिसके ऊपर आपको बर्फ की चादर मिलने लग जाती है। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ऊपर की तरफ जाने पर क्या होता है, चोटी के आसपास इसमें ग्लेशियर भी बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं, बर्फ की चादर होती है जो पिघलने लगती है। पिघलने का मतलब जैसे जैसे वो नीचे की तरफ आती है, या फिर कहते हैं मूविंग आइस जो होती है वही ग्लेशियर होता है। वो धीरे धीरे नीचे की तरफ गिरती है, तो उन्हीं से धीरे धीरे पिघलने पर नदियों का निर्माण होता है, जिसमें से एक ग्लेशियर है चोराबाड़ी ग्लेशियर। और इनमें से बताना है कि चोराबाड़ी ग्लेशियर ये कहां पर स्थित है। आंसर शिव राजपूत दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी। गुड आफ्टरनून निशा सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ चुका है शिवा राजपूत का। तो जिन लोगों का केवल एक का आंसर आया है, बाकी पता नहीं क्यों आंसर नहीं दे रहे, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है केदारनाथ। तो ये केदारनाथ में स्थित है, सॉरी हाँ केदारनाथ में स्थित है। केदारनाथ का ही ये क्या है, केदारनाथ का ही एक ग्लेशियर है, जहां से मैंने कल भी आपको बताया था, जब वहां पर मैंने पंचप्रयाग के बारे में बताया था। तो पंचप्रयाग के बारे में वहां पर एक जो नदी थी जिसका नाम था मंदाकिनी, एक जो नदी थी वो कहां से आ रही थी, वो मंदाकिनी आ रही थी केदारनाथ से। और केदारनाथ से जो आ रही थी ये कहां से ग्लेशियर से निकलती है, तो चोराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। अब ये मंदाकिनी जो नदी है ये कहीं जाके मिलती होगी, कहां मिलती है, ये मिलती है कहां पर, रुद्रप्रयाग में। कहां मिलती है, तो ये रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। किससे मिलती है, अलकनंदा से जाकर मिलती है। तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलकर कहां पर मिलते हैं, यानी कहां मिलते हैं, जो मिलते हैं आपके रुद्रप्रयाग में। 5 प्रयागों में से एक प्रयाग है जिसका नाम है रुद्रप्रयाग। ठीक है, अगर आप तसल्ली मिल गई हो तो पढ़ना स्टार्ट करें। देखो बातें तो फिर कहने को तो जब तक कहते रहेंगे कहते ही रहेंगे फिर, लेकिन एक होता है ना, एक होती है मिच्योरिटी। और वो मिच्योरिटी क्या कहती है, वो मिच्योरिटी यही है, मिच्योर पर्सन का मतलब भी यही होता है कि चाहे कुछ भी सामने हो, हमें अपना लक्ष्य देखना है और उसे इसी वजह से मतलबी कहा जाता है। लेकिन वास्तव में मिच्योर पर्सन क्या करता है, वो मिच्योर पर्सन केवल अपना लक्ष्य देखता है, वो बातों इधर और उधर की बातों पर ध्यान नहीं देता है। और इसी वजह से अर्जुन ने जो तीर लगाया था चिड़िया की आंख में, वो रीजन क्या था कि उनका भटकाव नहीं हुआ था इधर की बातों पर उधर की बातों पर। उन्होंने सीधा बताया कि मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है और लक्ष्य मुझे उसी का भेदना है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो भी बातें हो रही हैं उनको इग्नोर करना है, केवल चिड़िया की आंख पर देखा आपको फोकस करना है। तो पढ़ना है भाई। जाट साहब आ चुके हैं भाई, ठीक है, नमस्ते चित्रांशी चौहान। अब बात करते हैं इसी की। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, वर्ष 2028 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां किया जाएगा। तो वर्ष 2028 की बात आ रही है, तो 2028 में कहां पर होगा और चल कौन सा रहा है, 2024 चल रहा है। अगर 2024 चल रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं अभी ओलंपिक होके चुका है, तो वो ओलंपिक कहां हुआ है उसकी बात करते हैं और कहां होना है उसकी बात करते हैं। तो कौन सा है, 2028 की अगर बात की जाएगी तो ये कौन सा है, ये कौन सी जगह होगी, यानी जहां पर समर ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे। तो नई दिल्ली, लाहौर, लॉस एंजल्स और नागोया। आपको आंसर बताना है। बाकी मैं बता देता हूं कि जो 2028 की बात करते हैं या फिर 2024 की यहां पे बात करें, तो 2024 में जो हुआ वो ओलंपिक का नाम था क्या, पेरिस ओलंपिक। और 2024 का पेरिस ओलंपिक जो हुआ, यानी पेरिस ओलंपिक जो हुआ, यहां पर
पेरिस ओलंपिक की बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो मेडल जीते, तो सबसे ज्यादा या पहली पोजीशन पर जिसने जीते वो कौन था? यूएसए था। यूएसए ने सबसे ज्यादा मेडल जीते। और पूछा जाए कितने जीते, तो टोटल 126 जीते। और गोल्ड कितने जीते, तो गोल्ड इसने 40 जीते। इसी तरह भारत की बात करी जाए तो भारत ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने मेडल जीते, तो भारत ने पेरिस ओलंपिक में 6 मेडल जीते। कितने जीते? 6 मेडल जीते। और जिसमें हमने कितने जीते? 1 सिल्वर जीता। और उसके अलावा हमने पांच आपके ब्रॉन्ज जीते। तो यहां पर आपसे अगर पूछा जाए तो भारत इस मेडल के साथ में, इतने मेडल के साथ में, ये कौन सी पोजीशन पे रहा, तो भारत 71वें प्लेस पर रहा। कौन से प्लेस पर? भारत 71वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये तो बात हो गई आपकी पेरिस ओलंपिक की, जो अभी होके चुका है। भारत के इसमें 117, अगर मैं बात करूं, आगे बढ़ाता हूं, चलो इसका आंसर बता देता हूं। ऑप्शन नंबर सी होगा कि 2028 में समर ओलंपिक जो है वो लॉस एंजल्स में यानी यूएसए में स्टार्ट। तो यहां पे क्या होगा? यूएसए का लॉस एंजलिस में होगा। अब लॉस एंजलिस की बात आती है तो क्या लॉस एंजलिस में भी 2 बार ओलंपिक हो चुका है। अब वो 2 बार ओलंपिक हुआ है तो कौन सी सन में हुआ है? यानी 2 बार ओलंपिक का मतलब है 1932 में हो चुका है, और इसके अलावा 1984 में हो चुका है, और तीसरी टाइम जो होगा वो कहां होगा? वो 2028 में होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमने 126, हमने जहां पर 6 मेडल जीते, 6 मेडल में हमने 1 सिल्वर जीता और 5 आपके यहां पे क्या जीते? 5 हमने ब्रॉन्ज जीते हैं। ठीक है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे पास में कितने एथलीट गए थे, क्योंकि एथलीट की संख्या तो हमारे पास में कितनी थी? 117 एथलीट थे। और 117 में हमारे पास में मेडल कितने आए? केवल 6 मेडल आए। ठीक है, और जबकि हमने कितने खेलों में भाग लिया? लगभग 69 खेलों में हमने पार्टिसिपेट किया, और 69 खेलों में पार्टिसिपेट करने के बाद भी हमारे पास में 6 मेडल ही आते हैं। और जिसमें पहला पदक जो जीतती हैं वो मनु भाकर जीतती हैं। और मनु भाकर जो हैं 10 मीटर एयर पिस्टल की राइफल में, एयर पिस्टल के या कह सकते हैं शूटिंग में इन्होंने जीता, और इसमें इन्होंने क्या जीता? ब्रॉन्ज जीता। इसी के बाद दूसरा मेडल भी मनु भाकर जीतती हैं, लेकिन इनके साथ में मनु भाकर और दूसरे थे सरबजीत सिंह। क्या नाम था उनका? सरबजीत सिंह। और सरबजीत सिंह ने यहाँ पे दोनों ने मिक्स में आपका मेडल जीता शूटिंग में, और वो कौन सा जीता था? वो भी आपका ब्रॉन्ज ही जीता था। ठीक है, एक मेडल हमें किस में मिला? एक मेडल हमें मिला हॉकी में। किस में मिला? हॉकी में, जिसमें हमने क्या किया? ब्रॉन्ज जीता। हॉकी में हमने भी ब्रॉन्ज जीता। इसके बाद में, हॉकी के बाद में और दूसरा कौन सा मिला? हॉकी के बाद में हमें एक थे आपके अमन सहरावत, इन्होंने कुश्ती में लिया। अमन सहरावत, तो कुश्ती में हमें मिला किसका? सहरावत ने कुश्ती में जीता, और वो कौन सा जीता? वो भी ब्रॉन्ज ही जीता था। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो हमने यहां पे स्वप्निल कुसले, तो 5वां जो मेडल जीता हमने वो किससे जीता? स्वप्निल कुसले से, या स्वप्निल कुसले ने हमें जिताया। तो स्वप्निल कुसले ने भी कौन सा जीता? ये भी आपका ब्रॉन्ज ही मेडल जीता। और इन्होंने किस में जीता? तो इन्होंने भी निशानेबाजी में जीता। 6वां था आपका नीरज चोपड़ा का, और नीरज चोपड़ा ने जो मेडल जीता वो कौन सा था? वो है आपका सिल्वर। तो नीरज चोपड़ा की बात करते हैं तो नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता, और सिल्वर इसके साथ यानी पिछले ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, इस बार इन्होंने भाला फेंक में सिल्वर मेडल जीता। और ये इनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने 2 पदक, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीते? तो वो पहली महिला कौन बनी? वो है आपकी मनु भाकर। एक ही एडिशन में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? वो भी आपकी मनु भाकर बनी है। और अगर यहां पे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता कौन बना है, तो भारत का सबसे कम उम्र का ओलंपिक पदक विजेता कौन बना? अमन सहरावत बना है। ठीक है, इसके अलावा ऐसा कौन सा भारतीय है जिसे ओलंपिक में अयोग्य करार कर दिया गया? वो थे आपके विनेश फोगाट, जिन्हें अयोग्य करार कर दिया गया था, जिनका वजन जो था वो कुछ ग्राम ज्यादा हो जाने की वजह से उन्हें ओलंपिक में क्या कर दिया गया था? अयोग्य घोषित कर दिया गया था। यह तो बात होती है ओलंपिक की, लेकिन इसके अलावा भी एक ओलंपिक होता है जिसे हम कहते हैं पैरा ओलंपिक। बिल्कुल बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। तो एक और आपका होता है इसके बाद में जिसे कहते हैं हम पैरा ओलंपिक। तो पैरा ओलंपिक की बात करते हैं तो भारत के इतिहास का
पैरा ओलंपिक 2024 ये भी कहाँ पे आयोजित हुआ, ये भी पेरिस में। यानी ओलंपिक के बाद में एक और जो ओलंपिक होता है वो होता है आपका पैरा ओलंपिक। और ये सबसे भारत का इतिहास में सबसे सफल प्रदर्शन, ये भारत के लिए सबसे सफल प्रदर्शन करने वाला ओलंपिक बना है पैरा ओलंपिक में। तो सबसे सफल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने इसमें कितने पदक जीते, हमने इसमें 29 पदक जीते, 29 मेडल जीते, और 29 में से हमने यहां पे 7 गोल्ड जीते। कितने गोल्ड जीते, 7 गोल्ड जीते। 29 में से हमने 7 गोल्ड जीते हैं। और इसके अलावा अब यहां पे एक और चीज देखनी है कि हमारे पास यहां पे केवल 84 एथलीट गए थे। कितने एथलीट गए थे, 84 एथलीट गए थे। उन 84 में से हम लोगों ने 29 पदक यहां पे जीते हैं। ठीक है, और यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो ये बनेगा कि टोक्यो के बाद पेरिस ओलंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली कौन बनी, वो बनी हमारी अवनी लेखरा। क्या नाम है उनका, अवनी लेखरा। इन्होंने लगातार 2 मेडल जीते, लगातार 2 ओलंपिक में, लगातार 2 ओलंपिक में 2 मेडल भी कौन से, 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला ये भी बनी। ठीक है, लगातार 2 पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड उन्होंने जीते, जिनका नाम था अवनी लेखरा। और इसी वजह से यानी 29 पदक जो हैं, 29 पदक आने की वजह से इतिहास में सबसे सफल प्रदर्शन वाला पैरा ओलंपिक भारत का ये बन गया है। और इसकी बात करें कि इसमें सबसे ज्यादा किसने जीते, यानी पहली पोजीशन पे कौन रहा, तो पहली पोजीशन पे चीन रहा, जिसने यहां पे 94 गोल्ड जीते। और 94 गोल्ड के अलावा इसने टोटल 220 मेडल जीते। और भारत सबसे सफल प्रदर्शन के साथ 29 पदक में ये 18, यानी टेली जो होती है उसमें रैंक कौन सी रही, तो ये 18वीं रैंक रही। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपके यहां पर मैंने बता दिए, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और आने वाला ओलंपिक। और एक चीज आपके लिए खबर हो सकता है कि ये शायद हो सकता है सही हो जाए कि 2036 में भारत तैयारी कर रहा है कि ओलंपिक में उसे होस्ट बनाया जाए। तो 2036 का जो ओलंपिक है वो हो सकता है कि आपका भारत में हो, क्योंकि भारत वहां पे तैयारी अभी करने लगा है। और जिसकी वजह से इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी जो है वो भारत और अदर कंट्री की बात कर रही है। अगर इनमें से अगर भारत को मिलता है तो यह भी बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि यह भी इतिहास का एक बहुत बड़ा पल हो सकता है। ठीक है, बस करो, भूल जाएंगे भूल जाएंगे, तो भूल तो भाई इससे तो अच्छा फिर सभी भूल जाते हैं भाई, जो सबसे ज्यादा याद आता है वो भी भूल जाता है भाई ऐसे तो। चलो इसकी बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है, इनमें से कौन सा अभ्रक का उत्पादन नहीं करता है ये बताना है। ऑप्शन ए है आपका झारखंड, बी है आपका मध्य प्रदेश, सी यहां पे है आपका राजस्थान, और डी है आपका आंध्र प्रदेश। तो अभ्रक का उत्पादन इनमें से कौन नहीं करता है ये पूछा गया है, तो बता दीजिए कौन नहीं करता है। सारा वो ऊपर से निकल रहा है, ऊपर से इस वजह से निकल रहा है कि आपने ओलंपिक देखा ही नहीं होगा। अगर ओलंपिक में थोड़ा सा इंटरेस्ट होता तो हो सकता है ये चीज़ें समझ में आती, और समझ में आने के साथ साथ इसका रिवाइज होता कि हमने देखा कि अवनी लेखरा जीती, हमने देखा कि नीरज कुमार जीते, नीरज चोपड़ा जीते, और नीरज चोपड़ा स्वप्निल कुसले जीते, स्वप्निल कुसले के अलावा यहाँ पे आपकी जो आपकी मनु भाकर हैं ये जीती। तो ये इंटरेस्ट अपने आप में होता है कि हमने इंटरेस्ट, जिस फील्ड में इंटरेस्ट होगा आप अपने आप में उस चीज़ के बारे में खुद पढ़ लोगे। और आपको अगर कोई बताता है तो वहाँ पे कहने के लिए, कि कहते हैं ना कि ये चीज़ें पढ़ाई जाती है ना, तो कहने के लिए भी होता है कि अगर कहीं पर बात हो रही हो ओलंपिक की तो वहाँ पे हम कूद जाएंगे, हाँ बता भाई हमें पता है ओलंपिक के बारे में, हमें किसने कितने मेडल जीते हैं, तो तुरंत कह दोगे। इसी वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 7, तो कहां पर अभ्रक का उत्पादन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश में उत्पादन नहीं होता है। ठीक है, और अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो सबसे ज्यादा होता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहां होता है, सबसे ज्यादा आपका आंध्र प्रदेश में होता है। अगर मैं बात करूं झारखंड, राजस्थान और आंध्र प्रदेश तीनों की, तो तीनों का मैं बता दूं कि 95% भारत का सबसे ज्यादा उत्पादन इन 3 स्टेट में होता है। तो 95% उत्पादन जो होता है वो इन तीनों में ही होता है। हाँ, तो जानना तो अच्छा लगेगा ही ना इन चीजों के बारे में, कि देखो भले ही वहां पे भारत का प्रदर्शन अच्छा ना रहे, लेकिन आपको ओलंपिक के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि वहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग, भारत ने किसने गोल्ड जीता सबसे ज्यादा, और भारत इतने मेडल जीतता ही नहीं है कि याद ना हो, 6-7 मेडल जीतता है, और 6-7 मेडल भी आपको अगर याद नहीं हो रहे तो फिर क्या फायदा।
फिर ऐसे तो आप देखो चीन वालों को, वो तो याद करते करते ही पागल हो जाएंगे कि 94 मेडल हैं, 94 गोल्ड हैं, 220 टोटल हैं। भाई बहुत लेट आंसर देते हो, बहुत लेट आंसर देते हो। बहुत लेट आंसर क्यों देते हैं? आपके अगर आपकी बातों का ध्यान ना दें तो फिर इसका मतलब क्या है फिर? क्वेश्चन नंबर आता है अगला, 8 है, समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित है, इसका आंसर बताओ चलो। अरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर अपनी स्क्रीन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 आ चुका है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क अवस्थित कहाँ पर है? ए है कच्छ की खाड़ी में, सुंदरबन में, चिल्का में और इनमें से कहीं नहीं। तो आंसर आपको बताना है कहाँ पे होगा। तो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान आपके कहाँ पर है? तो मैं आपको इसके अलावा बता देता हूँ, इनमें से आपको आंसर देना है, बाकी मैं बता देता हूँ कि एक है आपका महात्मा गांधी के नाम से, एक है महात्मा गांधी मैरीटाइम नेशनल पार्क, जो मैं बस लिख नहीं रहा हूं, महात्मा गांधी के नाम से है। ये कहां पर है आपका? अंडमान निकोबार में। इसी के अलावा रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक मरीन पार्क है, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी एक मरीन पार्क, ये कहां पर है? ये भी आपका अंडमान निकोबार में है। अंडमान निकोबार के अलावा एक है आपका मन्नार की खाड़ी में, ये भी आपका समुद्री राष्ट्रीय उद्यान के नाम से है। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? ये मन्नार की खाड़ी में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो एक जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, वो आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर ए, जो कहां पर है? गुजरात में है, जामनगर में है, 1982 में स्थापित किया गया था और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान था, जो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान था। आंसर आपको मिल चुका है। तो इतने आंसर, विक्की सिंह का आंसर ए है, एक बिहार। हाँ जी बिल्कुल, जिसका सही है, बहुत अच्छा है। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, तो ट्रैफिक सिग्नल जो होता है उसमें लाल प्रकाश क्यों यूज किया जाता है? सामने आपके पास में ऑप्शन है, लेकिन ऐसे ऑप्शन नहीं दिए गए हैं कि जिससे आप आंसर ना लगा पाओ। इसको देख के ही आंसर आप लगा सकते हो। ए कहता है इसकी तरंगों की तरंग दैर्घ्य जो होती है, तरंगों की जो लंबाई होती है वो सर्वाधिक होती है। यह सुंदर होता है, तो इसका तो मतलब ही नहीं रह जाता। यह खराब रोशनी वालों को भी दिखाई देता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। उक्त कारणों में से कोई नहीं, तो हो सकता है कि आंसर कौन सा बचेगा? ऑप्शन नंबर ए, तरंग दैर्घ्य की जो लंबाई होती है ये सबसे ज्यादा होती है और अधिक दूरी से, लंबाई ज्यादा हो जाने की वजह से यहाँ पे क्या है? अधिक दूरी से ये दिख जाता है और इसी वजह से इसको ट्रैफिक सिग्नल में यूज किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे कम किसकी होती है, तो सबसे कम होती है किसकी? बैगनी रंग की सबसे कम होती है। तो आपने सुना भी होगा, विब ग्योर के नाम से हम जानते हैं। तो विब ग्योर के नाम से हमें पता चल चुका है कि विब ग्योर के अकॉर्डिंग हमारे पास में बढ़ता हुआ और घटता हुआ क्रम दोनों है। तो आर की अगर सबसे ज्यादा है तो ओ की उससे कम, बाई की उससे कम और सबसे कम बी की, और इसी तरीके से बी की यानी वायलेट की सबसे कम, और इसके अलावा ऐसे आगे बढ़ेंगे तो आपकी क्या हो जाएगी? रेड की सबसे ज्यादा होगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? तो संघात्मक राज्य हैं, उन संघात्मक राज्यों में स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों आवश्यक है? सामने आपको ए ऑप्शन दिया है, केंद्र सरकार पर नियंत्रण रखने के लिए, यानी केंद्र सरकार को कंट्रोल करने के लिए। बी कहता है राज्य सरकार पर कंट्रोल करने के लिए। सी कहता है आपका नागरिकों की स्वतंत्रता सुरक्षित रखने के लिए। और डी ऑप्शन है कि केंद्र और राज्यों के मध्य झगड़ों का निपटारा करने के लिए। तो जैसे आपके जो झगड़े हैं इनका निपटारा करने के लिए एक सेंट्रल होता है ना, तो वो सेंट्रल कौन है? वो या तो हम हो सकते हैं या और जो भी आप जिससे जानते हैं, या उसे वो हो सकता है। तो यहां पे क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? तो जो झगड़े हैं उनका निपटारा, और किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। तो संघात्मक राज्यों में शक्ति का विभाजन होता है। ठीक है, क्या होता है? मैं क्यों आवश्यकता है ये तो मैंने बता ही दिया। तो इसमें क्या होता है? शक्ति का विभाजन, और शक्ति का जो विभाजन होगा वो किसके बीच में होगा? केंद्र और राज्य के बीच में होगा। तो केंद्र और राज्य के बीच में कभी कभी ये क्या होता है? विवाद भी हो जाते हैं, और उन विवादों का जो निपटारा करने वाला काम कौन करता है? वही काम करती है न्यायपालिका। तो विवादों का निपटारा करने के लिए न्यायपालिका काम करती है। इसके अलावा यहाँ पे संविधान जो होता है भाई, इसको सर्वोच्च माना जाता है। संविधान की सर्वोच्चता जो होती है वो भी आपका इसका पार्ट है। इसके अलावा स्वतंत्र न्यायपालिका जो इसी में आ गया। अगला बढ़ते हैं, सरकारों का एकात्मक तथा संघात्मक में वर्गीकरण का आधार क्या है? सरकारों का एकात्मक और संघात्मक में वर्गीकरण का यानी क्लासिफिकेशन का आधार क्या है? इसको बताना है। आंसर क्या होगा? एकात्मक क्या होता है, संघात्मक क्या होता है? एकात्मक का मतलब होता है, एकात्मक का मतलब होता है कि जो शक्तियों का केंद्र होगा वो कौन होगा? केंद्र सरकार। एकात्मक का यहाँ पे क्या मतलब होगा कि यहाँ पे शक्तियों का जो केंद्र होगा वो कौन होगा?
शक्तियों का केंद्र होगा केंद्र सरकार। और ऐसे ही यहाँ पे बात करते हैं, जब मैं संघात्मक की बात करूंगा तो संघात्मक में क्या होता है, विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारें होती हैं वो कैसी होती है, संघात्मक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, केंद्र और राज्य के बीच में क्या होगा, विभाजन होगा। संघात्मक में, एकात्मक में केंद्रीय सरकार में सारी शक्तियां निहित होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंध, या फिर व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य संबंध। तो आधार क्या होगा, तो मैंने बता दिया कि इन दोनों के बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। मेरी भी रुक रही है, मेरी वीडियो रुक रही है। ओके सर, सपना बोलो, जल्दी बोलो। यस सर, ठीक है। निशा सिंह का आंसर बी है। अगर वीडियो रुकने की बात है तो देखते हैं कि क्या वीडियो रुक रही है या फिर नहीं। भाई मेरे में नहीं रुक रही है तो आंसर अब नहीं देंगे भाई, और कैसे बताऊं, मेरा तो वीडियो सही चल रहा है। एक बिहारी सब पे भारी का आंसर आ चुका है। नेटवर्क इश्यू हो रहा है, मैंने इतनी देर से वीडियो देख लिया, मेरे में तो नहीं रुक रही है। बाकी चलो आगे आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा देश है, कौन सा ऐसा देश है जहां पर संघ सरकार द्वारा राज्यों को संसाधनों का हस्तांतरण करने की अपेक्षा के विषय में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। तो जो केंद्र सरकार है वो कोई भी अगर यहाँ पे संसाधनों का कोई भी रिसोर्स है उनको ट्रांसफर करती है, हस्तांतरण करती है, तो हस्तांतरण करने की जो विषय है इसका संवैधानिक प्रावधान कहां पर नहीं है ये पूछा गया है। ए कहता है चीन, बी है भारत, सी है कनाडा, डी है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, झांसी सिटी का आंसर आया क्वेश्चन नंबर 12 का डी, और बिक्की सिंह का ए, शिवा का ए, बाकी सपना का आंसर है चाइना। तो जो लोग ए के साथ जा रहे हैं, बिक्की सिंह ऑप्शन ए बिल्कुल, जो लोग ए के साथ में वो बिल्कुल सही हैं। यहां पे एक ही पार्टी हुआ करती है, चीन में कोई कम्युनिस्ट पार्टी होती है और यहां पे कोई दूसरी पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है और उसी में जो जीतने वाला होगा वो उसी पार्टी का सदस्य होगा। जैसे यहां पे भारत में क्या होता है, एक पार्टी, हमारे यहाँ पे सैकड़ों पार्टी हैं, सबके सदस्य होंगे, सबका अपना अपना, एक पार्टी से जो जीतेगा वो अलग है, और भले ही क्या कर दे, गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन चीन में क्या है, चीन का सिस्टम ही अलग है, जो जीतेगा वो उस पार्टी का, आप लड़ लो दोनों लोग, जो जीत जाओगे वो मेरे। तो इसी तरीके से यहां पे चलता है। तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, और कम्युनिस्ट, अगर यहां पे एक और चीज बता दूं कि कम्युनिस्ट पार्टी से पहले भी यहां पे एक पार्टी हुआ करती थी, दूसरी पार्टी, लेकिन वो दूसरी पार्टी को यहां पे क्या हुआ, धीरे धीरे करके इसको निकाल दिया गया, और यहां पर कौन सी जगह पे पहुंच गए बताओ, उसका आंसर दो। उन्होंने अपना खुद का एक देश बनाया है, तो उस देश का नाम क्या है बता दीजिए। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित, हाँ, सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये बिल्कुल सही है आदित्य चौधरी। एक भारत, एक बिहारी सब पे भारी पे आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, बिकी सिंह। कम्युनी पार्टी नहीं है भाई, कम्युनिस्ट पार्टी है विक्की सिंह। एएसपी झांसी सिटी का आंसर आ चुका है ए। तो ए, जो ए के साथ जा रहे हैं वो गलत है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। तो ब्लैक होल का जो सिद्धांत है, ब्लैक होल के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसको देने वाले कौन थे, प्रतिपादन करने वाले कौन थे, एस चंद्रशेखर। ठीक है, जहां पे क्या होता है, तो आपको मान लो जैसे अभी आपको क्या है, आप रात में तारे देखते हो, तो जब तारा दिखता है तो क्या होता है कि वहां पे आपको रोशनी दिखाई दे रही है, तो उनमें क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हीलियम की वजह से वहां पे आप उनका प्रकाश चलता है। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे वो प्रकाश क्या है, खत्म हो जाता है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है, वो प्रकाश खत्म हो जाता है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो उसके अंदर बहुत सारा क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा खिंचाव उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसा खिंचाव उत्पन्न होता है कि ऐसा खिंचाव कि वहां पे जो प्रकाश होता है ना, उस प्रकाश को भी वो खींच लेता है अपनी ओर में, तो आप इसी वजह से प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता, फिर वहां पे रोशनी नहीं हो पाती है। तो यहां पर वो जो तारा है वो जलकर खत्म हो जाता है, खत्म होने के बाद में वो ब्लैक होल का रूप बन जाता है। तो यही बताया था किसने, यही बताया था एस चंद्रशेखर ने। अगर आपसे पूछा जाए ब्लैक होल जो शब्द है, इस ब्लैक होल शब्द को देने वाले कौन थे, तो ब्लैक होल शब्द को देने वाले कौन थे, वो थे आपके जॉन व्हीलर। क्या नाम उनका, जॉन व्हीलर। और आपसे अगर ये पूछ लिया जाए कि ब्लैक होल के बारे में सबसे पहले बात करने वाले कौन थे, तो वो थे आपके आइंस्टीन। तो बिल्कुल चंद्रशेखर सीमा का निर्धारण किया था, बिल्कुल बोर्ड के फ्रंट पे आ जाते, तो मैं आ रहा हूं यहां पे, इतना ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है,
सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम, एक चित्र है, पेंटिंग है, जिसका नाम क्या रखा गया, सत्यम शिवम सुंदरम। इसकी रचना किसने की थी, बाकी की नहीं, पेंटिंग की। ए है आपका महेंद्रनाथ, बी है नंदकिशोर, सी है शिवनंदन नौटियाल और डी है विश्वनाथ मेहता। तो सत्यम शिवम सुंदरम पेंटिंग की जो रचना है वो किसके द्वारा की जाती है, तो आपको बताना है क्या आंसर होगा। सर सपना आंसर नहीं देती है, तो भाई तुम दे लो ना आंसर। रेशमा का आंसर आ चुका है डी, शिवा ने आंसर दिया है डी, विक्की का आंसर डी, झांसी का आंसर डी। तो जो लोग डी के साथ में हैं और इसी के साथ में जिन लोगों का डी आंसर है और इसी के साथ में केवल एएसपी का आंसर यहां पे आया है वो है सी, और बिल्कुल सही आंसर दिया है एएसपी ने, शिवनंदन नौटियाल। जुबीन नौटियाल वाले वो नहीं है, अलग हैं, शिवनंदन नौटियाल है इसका आंसर। तो इसकी जो पेंटिंग थी सत्यम शिवम सुंदरम की रचना वो इनके द्वारा होती है, जुबीन नहीं, शिवनंदन नौटियाल के द्वारा। और ये एक अपने आप में, ये जो है सत्यम शिवम सुंदरम, ये कैसा शब्द है, ये अपने आप में संस्कृत शब्द है। तो संस्कृत शब्द है जिसका मतलब क्या है, सत्य का मतलब है सत्य और ईश्वर, शिवम का मतलब है ईश्वर, और यहाँ पे सुंदरम का मतलब है सौंदर्य। तो यहाँ पे जो बात की जा रही है, किसके लिए बात की जा रही है, तो ये भगवान शिव के लिए समर्पित है, ये भगवान शिव के बारे में बात की जा रही है। भगवान शिव को समर्पित, भगवान के शिव के प्रति आस्था व्यक्त करना, भगवान शिव के प्रति भक्ति बताना, समर्पित हो जाना, ये उसी चीज को बताता है कि सत्यम शिवम सुंदरम, कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है और शिव ही ब्रह्मांड है, शिव ही सब कुछ है। ये सारी बात यहीं पर होती हैं। बिल्कुल कोमल आंसर सी है, बिक्की उफ ओके, बिक्की सिंह सी आंसर, शिखा कुमारी सी, सभी लोग सी बता रहे हैं। अब सी बता रहे हैं, इससे पहले डी बताया था जो कि गलत था। निम्नलिखित वृक्षों में ऐसा कौन सा वृक्ष है जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, यानी फ्रेंडली नहीं है, इको फ्रेंडली नहीं है। इसके अलावा एक वीडियो रुक रही है भाई, रुक रही है, चलो कैसे रुक रही है, अब मैं सामने नहीं हूं। लोग बी आंसर, आदित्य चौधरी, रेशमा का बी, शिव राजपूत का बी, आप बाकी सब लोग बी बता रहे हैं। और एएसपी पूछ रहे हैं शिखा आप कहाँ से हो, भाई एएसपी तुम कहाँ से हो यही बता दो मुझे। विकी सिंह, सबका आंसर आ चुका है बी। तो यहाँ पे जो लोग बी आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल सही दे रहे हैं कि वृक्षों में कौन सा इको फ्रेंडली नहीं होता, वो कौन सा है, वो यूकेलिप्टस होता है। इसके अंदर जल ग्रहण की क्षमता, यानी वाटर को एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी या फिर अत्यधिक जल ग्रहण शक्ति होती है इसके अंदर। तो जल ग्रहण क्षमता इसके अंदर क्या होती है, वो ज्यादा होती है। और अगर ज्यादा होती है तो क्या करता है, आसपास के जो आसपास का पानी है वो वाटर लेवल जो होता है उस वाटर लेवल को क्या कर देता है, तो वाटर लेवल को ये कम कर देता है। तो जल स्तर को ये क्या कर देगा, तो आसपास में जितना भी जल स्तर है उसको क्या कर देगा, जल स्तर को कम कर देगा, जिसके बाद में इसे पारिस्थितिकी का दुश्मन भी बोला जाता है। इसलिए यहाँ पे यूकेलिप्टस जो है पर्यावरण शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। ये अपने आसपास की, कहते हैं कि जितना ये ऊपर होता है उसका उतना ज्यादा ये नीचे जाने की भी कोशिश में होता है। तो नीचे भी इसकी लकड़ी जो होती है, इसका तना जो होता है वो मिलता है यहाँ पे, तो वो आसपास के क्षेत्र को, आसपास के जो जल को वो ग्रहण कर लेता है, जिससे जल स्तर जो होता है वो काफी नीचे की ओर चला जाता है। मैं कहां से हूं भाई, मैं हूं ग्लास सिटी से, कांच की नगरी से। अब कांच की नगरी कौन सी है वो आप आंसर दे दो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, तो भारतीय विकास उद्यमिता संस्थान कहां पर है, ए कहता है आपका अहमदाबाद में, बी है आपका चेन्नई में, सी है मुंबई में और डी है नई दिल्ली में। तो क्या आंसर होगा, आंसर आ चुका है झांसी का आंसर है ए। शिव राजपूत ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग यहाँ पे ए के साथ में अहमदाबाद में, तो वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान जो है ये कहाँ पर है, ये गुजरात में है। और यहाँ पे उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसको बढ़ावा देने के लिए एक संस्थान का निर्माण किया गया। वहाँ पे इनको डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे कह सकते हैं एक नेशनल रिसोर्स बनाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया है। तो ये कह सकते हो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए या उस क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए एक नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, गुजरात में है।
चलो आगे बढ़ते हैं। निशा सिंह का आंसर, रेशमा का आंसर, सबका अब आंसर सही आ रहा है। विकी सिंह बिल्कुल सही आंसर है। अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण की योजना को क्या नाम दिया गया था? तो जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर जो हमले की योजना बनाई गई थी, उस पर जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी, वहां पे उस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑपरेशन एन इनहेलेशन, ऑपरेशन बारबोसा, ऑपरेशन परमानेंट डिस्ट्रक्शन और ऑपरेशन ग्राउंड जीरो। तो क्या आंसर होगा इसका? और आदित्य चौधरी का आंसर है डी, एएसपी बता रहे हैं तुक्का है डी। बाकी शिवा राजपूत, सपना चौधरी, सबका आंसर आ रहा है बी। बाकी देखते हैं क्या आंसर होगा। तो मैं बता दूं कि जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर हमले की योजना बनाई गई थी और हिटलर के द्वारा बनाई गई थी, क्योंकि जर्मनी में क्या था भाई, हिटलर था। तो हिटलर के द्वारा योजना बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1941 में बनाई गई थी। और इसका जो नाम रखा गया था वो रखा गया था ऑपरेशन बारबारोस। ठीक है, लिखा है बारबोस, लेकिन आंसर है बारबारोस। तो आंसर हो जाएगा ये, द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम पे हुआ था। सोवियत संघ की जो इसका उद्देश्य क्या था, ये जो भी सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, उसकी जो सेनाएं हैं उनको नष्ट करना है, उनकी सेनाओं को नष्ट करना। और वहां पे जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज जो होते हैं, आर्थिक संसाधन होते हैं, उन पर कब्जा करना है। ये कौन करना चाहता था? वो जर्मनी का हिटलर करना चाहता था। और आपका 1941 में इसने एक योजना बनाई, उस योजना पर इसने काम करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। निकल गई हवा किसकी भाई? ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशन में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो सी विजय राघव चेरियार ने कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसके बारे में पूछा गया है। और आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, नागपुर, गया। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा इसका, कि यहां पर राघव चेरियार जो है, इनके द्वारा कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। तो और कौन से नंबर का ये था, इसमें लिखा है नहीं लिखा, तो कौन से नंबर का ये अधिवेशन था ये भी बता दो। शिवा राजपूत, एएसपी, झांसी, शिव, सबने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर डी। और एक और शिवा राजपूत का आंसर आ चुका है सी। तो जो लोग यहाँ पे डी सी बता रहे हैं वो यहाँ पे गलत हैं। आंसर इसका एक है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है 1920 में जो नागपुर का अधिवेशन हुआ था। तो नागपुर का जो अधिवेशन हुआ था वो किसके द्वारा, यानी किसकी अध्यक्षता में हुआ था? विजय राघव चेरियार के द्वारा हुआ था। और ये कौन से नंबर का था? ये 36वें नंबर का अधिवेशन था, कांग्रेस का 36वें अधिवेशन। ठीक है, अब लखनऊ की बात करते हैं। 1916 में भी हुआ था। तो यहाँ पे जो अधिवेशन है, इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार यहाँ पे थे। बाकी गया की बात करते हैं तो गया अधिवेशन में 1922 में हुआ था। और ये किसके द्वारा अध्यक्षता की गई इसकी? चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। जब ये जेल में थे, जेल से छूटने के आने के बाद में इनको अध्यक्ष भी बनाया गया। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि महात्मा गांधी, जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस के अधिवेशन की किस कांग्रेस के अधिवेशन की, यानी किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई, इसका आंसर आपको बताना है। तुक्का है वो तो गया भाई, ठीक है, तुक्का है तो कोई बात नहीं, ऐसे एग्जाम कह देना भाई एग्जाम में तुक्का है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई, इतना तुक्का मत लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इनमें से कैबिनेट मिशन का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? आंसर क्या होगा? निशा सिंह ने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, ऋतु कुमारी का आंसर है बी। बी आंसर क्या है आपका? जॉन साइमन। चलिए, तो जो लोग यहाँ पे जॉन साइमन को बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं। कैबिनेट मिशन जो था वो ब्रिटिश जो लोग थे उनके द्वारा भारतीय नेतृत्व को, शक्तियों को क्या करना था? ट्रांसफर करने के लिए, एक योजना बनाने के लिए बनाया गया था। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या था? कि भारतीय नेतृत्व को, जो शक्तियां थी ब्रिटिश के हाथ में, उन शक्तियों का क्या करना? ट्रांसफर करना। और उसकी योजना बनाने के लिए एक मिशन था, कैबिनेट मिशन, और इसको भारत भेजा गया। और भारत कब भेजा गया? तो 24 मार्च 1946 को, 24 मार्च
1946 को ये कहाँ पे आया, ये भारत में आया। अब भारत में आया तो ये कहाँ से भेजा गया, ये इंग्लैंड से भेजा गया, ब्रिटिश से भेजा गया। तो उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम कौन थे, तो ब्रिटिश पीएम कौन थे, क्लीमेंट एटली थे। कौन थे, क्लीमेंट एटली थे कैबिनेट मिशन को भेजने वाले। और आपसे पूछा जाए कि इसमें क्या था, 3 सदस्यीय मिशन था, यानी 3 सदस्य थे इसमें। एक थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड किप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये तीनों क्या थे, इसमें सदस्य थे। तो यहां पर 3 सदस्यीय मिशन था। तो केवल आपसे यही इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 3 सदस्य था, तो एक सदस्य जो नहीं है वो आपको बताना होगा, इसलिए 3 सदस्य के नाम याद रखने पड़ेंगे। सब मेरा गलत करा दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपको दिया गया है दर्रे और दूसरी तरफ दिया गया है स्टेट। तो कौन सा दर्रा कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। सामने ऑप्शन है चांगला, रोहतांग, बॉमडी और से। तो इनमें से बताना है कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। इसके सामने क्या है, सही दिया गया है, लेकिन कौन से ऑप्शन में वो सही नहीं दिया गया है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, शिवा राजपूत ने बताया है ऑप्शन नंबर ए। बाकी लोगों का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ में हैं, तो चांगला जो है वो जम्मू कश्मीर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि जब ये प्रीवियस ईयर में आया था, प्रीवियस ईयर का मतलब है जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जब आया था, तब उस टाइम पर यानी 2019 से पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर जो थे वो एक हुआ करते थे। इसी वजह से यहाँ पे जम्मू कश्मीर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे लद्दाख होना चाहिए। ठीक है, चांगला कहां पर है, ये लद्दाख में है, भारत और तिब्बत को जोड़ता है, ये बात समझ में आती है। लेकिन इसके अलावा भी इसमें क्या है, इसके अलावा भी क्या है, इसमें एक और आंसर गलत होगा, क्योंकि ये उस टाइम पे गलत आया, उस टाइम के अकॉर्डिंग तो सही है, आज के अकॉर्डिंग ये गलत है। तो उस टाइम में जम्मू कश्मीर में था, इसलिए यहां पर ऑप्शन जम्मू कश्मीर दिया गया है। ठीक है, तो वैसे आज के टाइम पे ये लद्दाख है। अब इसके अलावा बता दो कौन सा, अब आप तो पास में 3 ऑप्शन बचे, इन 3 ऑप्शन में आपको आंसर बताना है। तो नहीं बता पा रहे, बाकी मैं बताता हूं। रोहतांग दर्रा जो है वो कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, जो कुल्लू घाटी को लाहौल से जोड़ता है। कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति जो है घाटी, उससे जोड़ता है कौन, रोहतांग दर्रा। बॉमडिला की बात करेंगे तो बॉमडिला कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। और सेला की बात करेंगे तो ये उत्तराखंड में नहीं है, ये कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में ही है। कहां पर, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, और एक और बात आपको मैं बता दूं, इस ला का मतलब क्या होता है, जो आपका तिब्बत है, तिब्बत में ला का मतलब ही दर्रा होता है। ठीक है, तो आप जो पढ़ते हैं बॉमडिला दर्रा, सेला दर्रा, चांगला दर्रा, यहां पे ला का मतलब भी अपने आप में दर्रा होता है। अगर मैंने चांगला बोला है तो चांग यहां पे नाम है, ला मतलब है दर्रा। तो चांगला हम लोग पढ़ लेते हैं कि चांगला दर्रा, तो ला का मतलब अपने आप में दर्रा होता है तिब्बत के अकॉर्डिंग। तो ला का यूज यहां पे हम कर जरूर रहे हैं, लेकिन वो यहां पे दर्रा ही होता है। तुक्का स्टार्ट भाइयों को हैप्पी बर्थडे। चलो, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ए आपके सामने सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी और हुआंगहो। तो इनमें से कौन सी नदी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है, जल्दी बताओ आंसर। और झांसी का आंसर आ चुका है सी, सपना का आंसर है सी, शिवा का सी, माधुरी पटेल का आंसर है बी, सपना, निशु सिंह, सब लोगों ने बताया है सी। और बिल्कुल सही आंसर दिया है कि यांगसी नदी जो है, जो कहां पे है, ये चाइना में है, और ये दुनिया की नहीं, एशिया की सबसे लंबी नदी है। कितनी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 6300 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। कितनी है, 6300 किलोमीटर की, जब मैं एशिया की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे दुनिया की बात कर दूं तो दुनिया की सबसे लंबी अगर बात कर लें तो दुनिया के अकॉर्डिंग सबसे लंबी नदी कौन सी है, वो है आपकी नील नदी। और नील नदी कहां पर है, ये नील नदी कहां बहती है, अफ्रीका में है, और लगभग 6650 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, इसलिए ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और एशिया के लिए बात करेंगे तो कौन सी है, तो आपकी हो जाती है यांगसी। और भारत की सबसे लंबी नदी की बात करेंगे तो कौन सी है, तो वो है आपकी गंगा। तुक्का लगाने की वैज्ञानिक विधि, भाई शिवराजपुर, अगर तुक्का लगाने की कोई वैज्ञानिक विधि है तो भाई मुझे भी बता दो। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा गोंडवाना लैंड का भाग
नहीं था। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, 4 कॉन्टिनेंट दिए गए। इन कॉन्टिनेंट्स में आपको बताना है कि कौन सा भाग जो था वो गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है आपका उत्तरी अमेरिका, बी है दक्षिणी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या आंसर होगा? ड्यूटी माई लाइफ गन माई वाइफ। फौजी, हेलो गुरुदेव, गुड आफ्टरनून, जय हिंद, सभी को मेरा प्रणाम। भाई जय हिंद। आपको भी नहीं पता है? नहीं पता है, कोई बात नहीं है भाई। ड्यूटी, और अब आपका नाम क्या है? ड्यूटी माई लाइफ गन माई वाइफ। क्योंकि इतना बड़ा नाम लेने से अच्छा है कि मेरे को कोई छोटा सा नाम पता चल जाए तो मैं उसको बोल दूं। बी आंसर आ रहा है, निशा सिंह का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो जो यहाँ पे दक्षिणी अमेरिका बता रहे हैं वो यहाँ पे बिल्कुल गलत है। ठीक है, शिव राजपूत और जो भी लोग बता रहे हैं, कोई बात नहीं है, नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मान लीजिए ये क्या था आपका, ये था आपकी अर्थ। और अर्थ में क्या था, एक आपका क्या कह सकते हैं कि अर्थ में यहाँ पे एक ही कॉन्टिनेंट माना जाता था। कि मान लो ये पहले क्या था, एक ही कॉन्टिनेंट था और इसे क्या कहते थे, पेंजिया कहते थे। और ये पेंजिया आपस में कहते हैं ना, संबंधी धाराओं की वजह से आपस में ये टूट जाता है, दरार आ जाती है और दरार आने के बाद में क्या होता है, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। इस तरीके से मैंने 2 पार्ट बना दिए। इस पार्ट को हमने क्या किया, इस पार्ट को बोला लॉरेशिया और दूसरा पार्ट जो था वो था गोंडवाना। दूसरा पार्ट क्या था, गोंडवाना। अब होता क्या है, यहाँ पे इनमें दरार फिर भी आती है और फिर भी आने के बाद में जो यहाँ पे गोंडवाना लैंड है इसमें कई सारे पार्ट बनते हैं। तो कई सारे पार्ट में जिस गोंडवाना लैंड से आपका दक्षिण अमेरिका टूट के निकलता है, दक्षिण अमेरिका के अलावा अफ्रीका तो है ही, अफ्रीका के अलावा और कौन सा पार्ट, अफ्रीका के अलावा भारत का भी पार्ट टूटता है इसी से, गोंडवाना लैंड से। भारत के अलावा एक कॉन्टिनेंट की अगर मैं बात करूं तो भारत के अलावा एक कॉन्टिनेंट जिसका नाम क्या, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है वो इसी से टूटकर बनता है। तो यहां पे आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जो हैं ये किससे टूट के निकले हैं, ये आपके गोंडवाना लैंड से भी टूट के निकले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा मेडागास्कर, भारत, ये भी इसी से टूटे हैं, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बचा आपके पास में उत्तरी अमेरिका। और जो उत्तरी अमेरिका है इस लॉरेशिया से टूट के निकलता है जो है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के बाद में लॉरेशिया को यूरेशिया कहा गया और यूरोप और एशिया मिलकर ये यूरेशिया बना। ठीक है, ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है। सामने आपके ऑप्शन दे रखे हैं, एक आपका लोहित, बी है पद्मा, सी है काली गंगा और डी है यहाँ पे नवगंगा। तो बता दीजिए क्या आंसर होगा कि गंगा नदी को बांग्लादेश में एंटर करने के बाद में क्या कहा जाता है। तो एक तरफ से मान लीजिए ये आपका बांग्लादेश का पार्ट है, मैं मान लेता हूं है नहीं लेकिन मान लिया ये बांग्लादेश है। बांग्लादेश में यहां से एक नदी आती है जिसका नाम क्या है, गंगा है। और एक तरफ से आती है कौन सी, यहां से आपकी आती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये है आपकी ब्रह्मपुत्र। अब होगा क्या यहां पे, अब ये होता है कि यहां गंगा जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है, तब इसका जो नाम है वो हो जाता है पद्मा। और इसी तरीके से ब्रह्मपुत्र एंटर करती है और इसका नाम क्या हो जाता है, जमुना। तो पद्मा और जमुना मिलकर एक जगह पर क्या बना देती हैं, एक जगह पर जब ये मिलती हैं तो अब उसके बाद में ये बहती है किस नाम से, तब ये मेघना के नाम से बहती है और मेघना के नाम से फिर क्या बनाते हैं, ये डेल्टा बना देती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा पद्मा आंसर होगा। गंगा नदी जो है वो पद्मा के नाम से बहती है और ब्रह्मपुत्र जो है वो जमुना के नाम से बहती है। और ब्रह्मपुत्र के बहुत सारे नाम हैं। ब्रह्मपुत्र के नामों की अगर मैं बात करूं तो जब तिब्बत से निकलती है तब इसका नाम होता है शांगपो नदी। और जैसे ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है दिहांग। और दिहांग नदी जो है जब असम पहुंचती है तब वास्तव में इसका नाम जो है ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसका नाम हो जाता है जमुना। और इसी के साथ में पद्मा और जमुना जब मिल जाती हैं तो मिलने के बाद में ये मेघना के नाम से आगे बहती है और मेघना नदी क्या करती है, ये बनाती है डेल्टा। और डेल्टा जो इतना बड़ा
बनाती है जिसे कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसका नाम क्या है, सुंदरबन डेल्टा। जो भारत की साइड वाला डेल्टा है वहां पर आपको क्या मिलेगा, वो आपकी रामसर साइट कहलाती है। जो रामसर साइट है भारत की 27वीं रामसर साइट है। और सुंदरबन डेल्टा की बात करूं तो यहां पे सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, और जहां पर सुंदरी वृक्ष मिलेंगे वो क्या करेंगे, वो वहां के जो आपका कोस्टल एरिया होगा उस कोस्टल एरिया को रोके रखने की कोशिश करते हैं, जिससे कि कोस्टल एरिया आपका बाहर ना जाए या खत्म ना हो। चलिए आगे, भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? भारत में रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? ऑप्शन आपके सामने, ए उत्तराखंड, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और डी है यहां पे केरल। तो कर्नाटक, सॉरी कर्नाटक नहीं है, आंसर इसका आपका क्या हो जाएगा, केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो रबड़ का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो केरल में। सेकंड की अगर बात करूंगा, ये आता है फर्स्ट पे, तो ये आता है सेकंड पे। और उसके बाद में थर्ड की बात करूंगा तो थर्ड पे कौन आता है, ये आता है आपका थर्ड पे। तो ये तीन है आपके टॉप 3 जहां पे रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और दुनिया का फोर्थ, भारत जो है दुनिया का चौथा रबड़ उत्पादक देश है। और यहां पे पहले की बात की जाए तो पहला कौन है, तो पहला है आपका थाईलैंड। ठीक है, पहला कौन है, पहला है आपका थाईलैंड। कॉफी के लिए कर्नाटक, हाँ जी कॉफी के लिए है आपका कर्नाटक, जिसे हम कहते हैं कहवा। और यहाँ पे जो बारिश होती है जैसे हम कहते हैं प्री मानसून बारिश, और प्री मानसून बारिश को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, कहवा बारिश कहते हैं। ठीक है, केरल। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है आपसे, 25 कहता है कि निम्नलिखित में से एक जो है सही सुमेलित नहीं है। और यहां पे आपको एक तरफ दे रखी है घास के मैदान, और दूसरी तरफ दे रखे हैं उनके कॉन्टिनेंट, या फिर कह सकते हो जहां पर ये मिलती हैं। तो बता दीजिए यहां पे कि जो घास के मैदान हैं, इन घास के मैदान ये कहां पे पाए जाते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग इसमें से एक आंसर जो है वो गलत दिया गया। तो कौन सा आंसर गलत है वो आपको बताना है। और ये बता दूं, जो आपको प्रेरीज, पंपा, स्टेपीज और बेल्ट दिख रहे हैं, ये चारों ही क्या हैं, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। कैसे, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। और अगर शीतोष्ण घास के मैदान है तो उनके यहाँ पे नाम क्या क्या है वो आपको पता चल गए हैं। तो कौन कौन से, प्रेरीज हो गया, पंपास हो गया, स्टेपीज हो गया, वेल्ड हो गया, डाउन्स हो गया, ये सारे क्या है, ये शीतोष्ण घास के मैदान है। तो आंसर क्या होगा, शीतलकोरी का आंसर आ चुका है ए, झांसी सिटी का आंसर सी, शिवा राजपूत बता रहे हैं बी, होशियार इक्वल टू सियार। चलिए छोड़ो, यहां पे जब आंसर की बात करेंगे तो प्रेरीज जो घास है ये कहां पाई जाती है, ये उत्तरी अमेरिका में ही पाई जाती है, ये शीतोष्ण घास होती है, यानी ए यहां पे सही है। पंपास की बात करूंगा तो पंपास कहां पर है, ये दक्षिणी अमेरिका है, बिल्कुल सही है। स्टेपीज की अगर मैं बात करूं तो ये कहां पाई जाती है, ये यूरोप में पाई जाती है। और बेल्ट की अगर मैं बात करूं तो बेल्ट जो है, वेल्ड आपकी ऑस्ट्रेलिया में नहीं पाई जाती। और आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो वेल्ड कहां पाई जाती है, अगर आपसे पूछा जाए तो बता दीजिए कि वेल्ड जो घास है ये कहां पाई जाती है। बेल्ट्स घास जो है, ये शीतोष्ण घास जो है वो कहां पर या किस कॉन्टिनेंट में पाई जाती है, आंसर जल्दी से दे दीजिए क्या होगा। सपना, सरोज, बनारसी गर्ल ने आंसर दिया है, शीतलकोरी, रेशमा, निशा सिंह, सभी का आंसर आ चुका है, चित्रांशी, डी आंसर आ चुका है सभी का। तो ठीक है, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आया है वो बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आगे कि आज आपके 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो आज आपको जो क्लास है, ये क्वेश्चंस है, ये मुझे लगता है समझ में आए होंगे। बाकी आपकी जो लड़ाइयाँ हैं वो तो चलती रहती हैं और उससे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ ये है कि हाँ मेरी क्लास में बहुत होती है, इस बात से दिक्कत है। जी सर मैं होशियार हूँ ठीक है, कोई बात नहीं है भाई, होशियार होना सही है लेकिन होशियारी दिखाना गलत होता है। ठीक है, होशियार सब है, मैं मान रहा हूं, बस होशियारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से जो क्लास चल रही है, ये क्लास आपको कैसी लग रही है ये आपको बताना है। इसके अलावा 12 बजे जो क्लास चलती है वो एसएससी जीडी के लिए चलती है, और शाम को जो चलती है वो 9 बजे जो क्लास चलती है वो मेरी क्लास साइंस के लिए चलती है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और रेलवे की तैयारी में साइंस पढ़ना चाहते हैं, साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आप मेरी रात वाली क्लास यानी 9 बजे वाली क्लास से जुड़ सकते हैं। ठीक है, झांसी सिटी थैंक यू, शीतल कोरी थैंक यू,
बाकी जितने भी साथी हैं चैनल को शेयर जरूर कर दें, और नए साथी जो जुड़ते जा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद में आपसे और हमसे मुलाकात आपस में होती रहेगी और इसी तरीके से आपकी लड़ाइयाँ जारी रहेंगी और लड़ाइयाँ होती रहेंगी। कहते हैं ना, थोड़ा सा लड़ना जरूरी होता है, लेकिन बहुत लड़ना इतना भी जरूरी नहीं होता है। थोड़ी कहते खटपट होनी चाहिए, जिससे पता चलता है कि हाँ कुछ है। अगर सेम भी चलते रहेंगे तो फिर वहाँ पे भी दिक्कत होती है, इसलिए। लेकिन हाँ इतना है कि थोड़ा सा इतना नहीं होना चाहिए कि किसी को बुरा लग जाए, ठीक है। एएसपी को वोट करो भाई ठीक है। साइंस की क्लास कितने बजे स्टार्ट होगी सर? साइंस की क्लास जो होती है वो रात में 9 बजे होती है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। बाकी सभी जितने भी होशियार लोग हैं उनको धन्यवाद भाई, आप लोग होशियार हैं तो बहुत अच्छी बात है और होना भी चाहिए। एग्ज़ाम भी क्वालिफाई करना है तो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए थोड़ा होशियार बनना पड़ता है, नहीं बनोगे तो भी तो दिक्कत है। चलिए बस आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी फिर मिलते हैं आपको कल 12 बजे और इसके अलावा शाम को 9 बजे, ठीक है। 12 बजे जो क्लास है वो जीएस की है, एसएससी जीडी का जो तैयारी करें। मैं एसएससी जीडी के लिए कह जरूर रहा हूं, लेकिन अगर आप जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस की तैयारी के लिए आप इससे जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहां पे मैं केवल आपको क्वेश्चंस के आंसर ही नहीं, थोड़ा सा उसकी डिटेल भी बताता हूं, जो कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, अगर इनसे रिलेटेड अगर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनते हैं तो आप उनको आसानी से कर पाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी चैनल को जित साथी नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इन साथियों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको यादविन स्मार्ट क्लासेस के टेलीग्राम के चैनल पे आपको वो मिल जाएगी। तो इसी वजह से चलिए, बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू सभी को। आप जय हिंद, जय भारत।